हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सारे लिटरेरी मूवमेंट को कवर करने वाले हैं, रिनेसा से लेके यानी कि हमारा जितना रिनेसा से लेके हम पोस्ट मॉडर्निज्म तक का कवर करने वाले हैं। तो पूरी थ्योरी क्लास होने वाली है। आप अपने कॉपी पेन वगैरह लेके बैठे हैं, अगर नहीं लेके बैठ रहे हैं, थोड़ा सा लेजी हैं, तो पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी ही। और साथ ही साथ आप वीडियो में बस इतना करिएगा कि लास्ट तक बने रहेंगे, तो आपका कंप्लीट लिटरेरी मूवमेंट जितने हैं वो यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। रिनेसा एंड अर्ली रिफॉर्म, अर्ली जो मॉडर्न मूवमेंट्स हैं उनको हम देखेंगे। रिनेसा से लेके जो अर्ली मॉडर्न मूवमेंट है 1500 से लेके 1660 तक के जो मूवमेंट है वो यहाँ पे देखेंगे। इसी तरीके से आपको सेक्शन वाइज मिलने वाले हैं पहले, इसके बाद आपको न्यू क्लासिकल एंड इस तरीके से आपको सेक्शन वाइज मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी विट्स जो है उनके बारे में पढ़ लेना बेहद जरूरी है। द यूनिवर्सिटी विट्स वर अ ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी। तो आपसे अगर पूछा जाए किस सेंचुरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो 16th सेंचुरी से बिलोंग कर रहे हैं। ये बेसिकली प्ले राइट एंड पैम्पलेटियर्स थे, यानी जो पैम्पलेट्स वगैरह निकालते थे। जैसे कि आप बहुत फेमस जो ग्रीन का ग्रीन का जो पैम्पलेट है उसमें आपने शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म वगैरह पढ़ा होगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये प्ले राइट एंड पैम्पलेट थे हु ट्रांसफॉर्म इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम सिंपल मिडिवल मोरालिटी प्लेस इनटू सोफिस्टिकेटेड सेक्युलर एंड पोएटिक आर्ट फॉर्म। तो बेसिकली पहले के जो प्लेस थे क्या कैसे थे, मिडिवल मोरालिटी प्लेस, यानी कि इसमें मोरल लेसन, क्रिश्चियनिटी, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ये बेसिकली कहाँ से एजुकेटेड थे, तो ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। दे ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडमिक लर्निंग एंड पॉपुलर एंटरटेनमेंट डायरेक्टली पेविंग द वे ऑफ विलियम शेक्सपियर। इसके बाद इन्होंने क्या किया, बेसिकली विलियम शेक्सपियर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। देखिएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द ओरिजिन ऑफ द टर्म। ये जो फ्रेज यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी वेट्स है, ये 16th सेंचुरी में नहीं क्वाइन हुई थी, ये क्वाइन हुई थी 19th सेंचुरी में। यूनिवर्सिटी वेट्स एक जर्नलिस्ट थे, जॉर्ज सैंसबरी ने इस टर्म को क्वाइन किया था, यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द इंटेलेक्चुअल सरप्लस क्या था, इसका बेसिकली बैकग्राउंड क्या था। ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस्ड मोर स्कॉलर्स देन अवेलेबल जॉब्स इन चर्च और स्टेट। अब चर्च और स्टेट्स में क्या होता है, जॉब बहुत कम है, लेकिन स्कॉलर्स बहुत ज्यादा निकल के प्रोड्यूस कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज। These ambitious graduate turn to the theatre then a less respected profession to earn a living। ये जो स्कॉलर्स थे ये बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस थे। अब ये थिएटर्स की तरफ मूव कर गए, है ना, प्लेस वगैरह लिखने लगे। और बेसिकली ये अपना कोई ऐसा कोई रोजी रोटी का काम करने के बजाय इन्होंने इस प्रोफेशन को चुना, क्रिएटिविटी को चुना, थिएटर को चुना। द शेक्सपियर राइवलरी, इस तरीके शेक्सपियर के एक तरीके से विरोध में इन्होंने काम किया। एज प्रोफेशनल राइटर्स दे हैव लुक्ड डाउन ऑन द प्ले राइट विदाउट डिग्रीज, यानी कि ये तो प्रोफेशनल थे, इनके पास डिग्री थी, नॉलेज थी, लेकिन ये उन लोगों को देख रहे थे जिनके पास नॉलेज नहीं थी, फिर भी वो काफी ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे थे। रॉबर्ट ग्रीन फेमस अटैक्ड शेक्सपियर इन हिज पैम्फलेट ग्रोथ वर्थ विट ऑफ विट। ये इनका पैम्फलेट है, ध्यान रखिएगा, ग्रोथ वर्थ ऑफ विट। इसमें इन्होंने कहा है शेक्सपियर को, आप स्टार्ट करो ब्यूटिफाइड विद द विट्स फेदर, यानी कि एक ऐसा चालाक कौवा है जो दूसरों की, मतलब जो दूसरों की एक तरीके से अचीवमेंट से अपने आप को सक्सीड बना रहा है। मोस्ट ऑफ आप शेक्सपियर के प्लेस देखेंगे वो यहाँ कहीं ना कहीं से कॉपी करके माने जा रहे हैं, कि कहीं ना कहीं से इन्होंने कॉपी किया हुआ है इस प्ले को, इस तरीके से ये होता है। तो शेक्सपियर की ये राइवलरी थी एक तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे कोर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो यूनिवर्सिटी वेट्स हैं उनकी स्टाइल कैसी है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो हम देखेंगे। हेरोइक थीम एंड ट्रीटमेंट, देयर प्लेज ऑफन फीचर लार्जर देन लाइफ ओवर रीचर प्रोटेगोनिस्ट विद इंफिनाइट एम्बिशन, जैसे टम्बरलेन और डॉक्टर फॉस्टर। इसमें आपने देखा था जो साइंटिस्ट था वो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा था, वो लगातार कुछ ना कुछ और नया करना ही चाहता था। तो इस तरीके के प्लेस ये लिखते थे जिसमें बहुत एम्बिशियस प्रोटेगोनिस्ट होते थे। दिस हेरोइक सब्जेक्ट मैटर वाज मैच्ड बाय द ग्रैंडिलोक्वेंट स्टाइल फिल्ड विद द लॉन्ग स्पीचेस एंड वायलेंट एक्शन। इस तरीके का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। परफेक्टिंग ब्लैंक वर्स, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो पॉपुलराइज अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, जिसको ब्लैंक वर्स कहते हैं। ब्लैंक वर्स मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, इसमें दो राइमिंग लाइंस होती हैं जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती हैं, टर्निंग इट इनटू द माइटी लाइन।
of English tragedy. It allowed for a more flexible and expressive dialogue than previous rhyming model. इस तरीके से अगर पूछा जाए ब्लैंक वर्ड्स जो है इसने पॉपुलराइज किया है, तो क्रिस्टोफर मोलोम ने पॉपुलराइज किया है इसका। फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड नेटिव ट्रेडिशन, they combined classical Roman tragedy, especially Seneca's focus on revenge and ghosts, with native English folk tradition to create more structured but emotionally चार्ज्ड प्लेस। फोकस ऑन ट्रेजेडी, इन्होंने ट्रेजेडीज लिखी हैं। मोस्ट मेंबर प्रायोरिटाइज सीरियस सॉम्बर थीम्स ओवर कॉमेडी, कॉमेडी की जगह इन्होंने क्या किया है, ट्रेजेडी को ज्यादा प्रेफर किया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं की मेंबर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपको नाम मिलेगा क्रिस्टोफर मार्लोव का, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, इनको बोला जाता है। परफेक्टेड ब्लैंक वर्स को इन्होंने परफेक्ट किया था। फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। डॉक्टर फॉस्टर सिंह का वर्क है टम्बरलेन द ग्रेट जू ऑफ माल्टा, ये इनके वर्क्स हैं। जॉन लिली यहाँ पे सेकंड आपको मिलेंगे, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। पायनियर ऑफ यूफेमिज्म के ये बेसिकली पायनियर है। यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट और एंडीमियन इनके प्लेस हैं। नेक्स्ट है टॉमस किट किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं बिलोंग करते थे, बट इनका स्टाइल जो था वो यूनिवर्सिटी विट्स जैसा था, इस वजह से इनको इस ग्रुप में इंक्लूड किया गया है। फाउंडेड द रिवेंज ट्रेजेडी जॉनरा, रिवेंज ट्रेजेडी थॉमस किट, जो हैमलेट एक प्ले है, हैमलेट प्ले है जो इनके ऊपर बेस्ड है, थॉमस किट की स्पेनिश ट्रेजेडी पे। फाउंडेड द रिवेंज ट्रेजेडी जॉनरा, यूज द प्ले विद इन अ प्ले, जैसे कि मर्डर ऑफ गॉन्जेगा जो हमने पढ़ा था उसमें हैमलेट में, वो बेसिकली इन्हीं सोर्स पे बेस्ड है। तो रिवेंज ट्रेजेडी के जॉनरा इनका ही है, थॉमस किड का, और इन्होंने प्ले विद इन प्ले डिवाइस को भी इंट्रोड्यूस किया। द स्पेनिश ट्रेजेडी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। रॉबर्ट ग्रीन, ये ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दोनों से बिलोंग करते थे। मास्टर ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन एंड रोमांटिक कॉमेडी, फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बैंगे, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। थॉमस नैश, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। नोटेड सैटारिस्ट एंड पायनियर ऑफ द पिकारेस्क्यू नॉवेल के पायनियर माने जाते हैं। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर थॉमस नैश। नेक्स्ट देखेंगे जॉर्ज पील ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, एक्सपर्ट इन ब्लेंडिंग क्लासिकल मिथोलॉजी विद पैस्टोरल एंड हिस्टोरिकल थीम्स। द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस द ओल्ड वाइफ्स टेल, ये इंपॉर्टेंट इनके वर्क हैं जॉर्ज पील के। थॉमस लॉज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। रोड प्रोस रोमांसेस दैट सर्व्ड एज अ डायरेक्ट सोर्स फॉर शेक्सपियर। थॉमस लॉज जैसे रोजालिंड वाला जो एक प्ले है, उसमें बेसिकली यहाँ से सोर्स लिया गया थॉमस लॉज के प्ले से। रोजालिंड सोर्स फॉर एज यू लाइक इट, रोजालिंड सोर्स है किसका, एज यू लाइक इट का, ये किसका प्ले है, थॉमस लॉज का। नेक्स्ट देखेंगे दो नॉट यूनिवर्सिटी educated, Thomas Kidd is traditionally included due to his similar style and close association with the group, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अब मेटाफिजिकल पोएट्स आ जाते हैं, ये हम देख लेते हैं। द मेटाफिजिकल पोएट्स वर अ लूज ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी का है ये ग्रुप। इंग्लिश पोएट हुज वर्क आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंटेंस ब्लेंड ऑफ इंटेलेक्चुअल वेट, इमोशनल पैशन एंड कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। दे ब्रोक अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल आइडियलाइज्ड थीम ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री टू एक्सप्लोर द डीपर ऑफन पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ लव, रिलीजन एंड एक्सिस्टेंस। ये ऐसे आइडियाज को अपने उसमें रखते थे जो कि सिमिलर नहीं होते थे, जो लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते। कोई भला ऐसा होता है कि दो लवर्स को एक कंपास की सुइयों से कंपेयर कर सकता है, तो ये ट्रेडिशनल में नहीं होता, तो ये मेटाफिजिकल विट है तरीके से। फोर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो मेटाफिजिकल कंसीट इसका एक इंपॉर्टेंट है। देयर मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर एंड इलेबोरेट एक्सटेंडेड मेटाफर दैट लिंक्स टू सीमिंगली अनरिलेटेड और फार फ्रेच थिंग। फॉर एग्जाम्पल, जॉन डन फेमसली कंपेयर द सोल ऑफ टू लवर्स टू द टू लेग ऑफ जियोमेट्रस कंपास से इन्होंने कंपेयर किया है। विट एंड पैराडॉक्स का यूज करते थे। दे यूज क्लेवर वर्ड प्ले, पन्स एंड सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट टू रिवील डीपर ट्रूथ about reality and the human condition. Next है colloquial language जो वहाँ की लोकल भाषा होती थी उसमें लिखते थे। Unlike the formal and musical language of their predecessor, metaphysical poets often use the direct argumentative rhythm and everyday speech. Unified sensibility coined by T.S. Eliot. This describes their unique ability to feel their thought as immediately as the odor of a rose. यानी कि जो भी आपके दिमाग में
इमीडिएट जो थॉट है इनको आप कैसे इलेबरेट करते हैं, कैसे बता सकते हैं, किस तरीके से उसको कंपेयर कर सकते हैं, फ्यूजिंग इंटेंस इमोशन विद रिगोरस इंटेलेक्चुअल एनालिसिस। साइंटिफिक एंड जियोग्राफिकल इमेजरी का यूज करते थे। दे ड्रू कंपैरिजन फ्रॉम कंटेम्परेरी एडवांसमेंट इन एल्केमी, एस्ट्रोनॉमी, जियोमेट्री एंड ग्लोबल एक्सप्लोरेशन टू एक्सप्लेन स्पिरिचुअल और इमोशनल स्टेट्स। मेजर जो पोएट यहाँ आपको मिलेंगे वो मिलेगा सबसे पहले जॉन गन, the founder and most prominent figure known for the blending erotic and religious fervor. The Flea एक इनका important work है जिसमें वो कीड़ा होता है। Valediction, Forbidding, Mourning, Holy Sonnets इनके important work हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसमें है जॉर्ज हर्बर्ट। तो जॉन डन के बाद जॉर्ज हर्बर्ट आ जाते हैं। A devout priest whose poetry focuses on the personal, often humble relationship with God. The Temple, The Scholar, The Pulley ये इनके important work हैं। उसके बाद एंड्रयू मार्वेल यहाँ पे आ जाते हैं। नोन फॉर विट एंड आयरनी, ऑफन एक्सप्लोरिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल थ्रू नेचर। इनका इंपॉर्टेंट एंड्रयू मार्वेल का इंपॉर्टेंट वर्क है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, द गार्डन, द डिफिनेशन ऑफ लव, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट है हेनरी वॉगन। हेनरी वॉगन a mystical poet heavily influenced by Herbert, focusing on spiritual awakening and the divine in nature. Silex Sicilians, The Retreat, The Word, ये इनके important work है। रिचार्ड क्रासो, the Catholic poet known for the intense sensuous and sometimes ecstatic religious imagery, Steps to the Temple, The Weeper, इनके important work हैं। तो कौन कौन से यहाँ पे आपको मेटाफिजिकल पोएट मिल जाएंगे? जॉन डन, उसके बाद जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉगन और रिचार्ड क्रासो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट्स है। हिस्ट्री ऑफ टर्म यानी कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो है, ये टर्म जो है बेसिकली सैमुअल जॉनसन ने क्वाइन किया था। सैमुअल जॉनसन ने क्वाइन किया था मेटाफिजिकल पोएट। और अगर सिर्फ मेटाफिजिकल की बात करें, द ग्रुप नेवर देमसेल्फ मेटाफिजिकल, द टर्म वाज फर्स्ट यूज प्रोजरेटिवली बाय जॉन डन। इस टर्म को सबसे पहले यूज किसने किया था? तो जॉन ड्राइडन ने किया था, एंड लेटर पॉपुलराइज्ड बाय सैमुअल जॉनसन इन 18th सेंचुरी, हु क्रिटिसाइजेस देयर योकिंग बाय वायलेंस टुगेदर। यानी कि ये एक तरीके से डेरोगेटरी टर्म की तरह से इनको यूज किया था कि जो 17th सेंचुरी के जो पोएट्स हैं इनका इनका नाम लिया था, और ये बेसिकली इनका विट वगैरह के बारे में इन्होंने बोला था। ऑफ डिस्परेट आइडियाज, 20th century revival, their reputation was restored in early 90s। अब ये यहाँ पे खत्म हो गया था, उसके बाद 20th सेंचुरी में इसका फिर से रिवाइवल हुआ, लार्जली ड्यू टू टीएस इलियट इन्फ्लुएंशियल एसे द मेटाफिजिकल पोएट्स 1921, व्हिच प्रेज्ड देयर इंटेलेक्चुअल डेप्थ। उसके बाद कैवलियर पोएट आ जाते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कैवलियर पोएट। The Cavalier poets were a group of 17th century English poets who supported King Charles I। तो आपको पता होना चाहिए कैवेलियर पोएट क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे थे इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पर। अनलाइक द इंटेलेक्चुअल डेंस मेटाफिजिकल पोएट्स, द कैवेलियर फेवर्ड अ पॉलिश एलिगेंट स्टाइल दैट सेलिब्रेट द अरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल एंड कोर्टली वैल्यूज। यानी ये जो किंग वगैरह जैसे रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल पे ये वर्क्स लिखते थे। किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे ये लोग। तो इसकी कोर प्रिंसिपल देखेंगे तो कार्प डीम, ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसको ध्यान रखिएगा। कार्प डीम ये फिलोसफी थी इनकी। सेंट्रल टू देयर वर्क वाज द लैटिन फ्रेज कार्प डीम, सेज द डे, यानी जो आज है उसमें जीने की बात करते थे। कार्प डीम यानी कि सेज द डे, फेसिंग अ टर्ब्यूलेंट पॉलिटिकल लैंडस्केप, दे आज ओलिवर क्रॉमवेल और जो यहाँ पे चल रहा था इनका गवर्नमेंट के साथ, तो उसी वजह से कह रहे थे गवर्नमेंट के पास राइट, गवर्नमेंट कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मोनार्की के सारे राइट्स होना चाहिए। तो इसी का जो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा था, तो ये पोएट्स कहते थे स्टेज द डे या कार्प डी, यानी जो आज है उस पे मतलब खुश रहो। दे अर्ज्ड रीडर्स टू एंजॉय इमीडिएट प्लेजर, लव, ब्यूटी एंड वाइन बिफोर दे वैनिश। अगर ये इस सब खत्म हो जाए इससे पहले इनको यूज करो, इनको इनको एंजॉय करो, यानी प्रेजेंट में जीने की बात करते थे। पॉलिटिकल लॉयल्टी इन्होंने दिखाई एज staunch रॉयलिस्ट, देयर poetry often served the cultural defense of monarchy and the divine right of kings against the puritanism, round heads। राउंड हेड्स जो थे, प्यूरिटन्स जो थे वो राउंड हेड्स थे, ये बेसिकली गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे।
उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ बेन जॉनसन का कैविलियर पोएट पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा। दे आर ऑफन कॉल्ड द सन ऑफ बेन। अगर आपसे पूछा जाए कभी एग्जाम्पल में कि कभी मतलब एग्जाम में अगर कभी पूछा जाए सन्स ऑफ बेन किसको बोलते हैं और या फिर ट्राइब ऑफ बेन किसको बोलते हैं, तो आप कैविलियर पोएट को टिक करिएगा, बिकॉज दे मॉडल देयर वर्क ऑन द क्लासिज्म, क्लैरिटी एंड डिसिप्लिन ऑफ बेन जॉनसन रेदर देन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ जॉन डन। जॉन डन को फॉलो करने के बजाय ये बेन जॉनसन के कॉम्प्लेक्स और जॉन डन के क्लासिज्म एंड क्लैरिटी वाले आइडिया को ये फॉलो करते थे। स्टाइल एंड टोन की बात करें तो कैवेलियर पोएट जो थे, देयर वर्ड्स इज टिपिकली शॉर्ट, ग्रेसफुल एंड मेलोडिक, मिमिकिंग द रिदम ऑफ कन्वर्सेशनल स्पीच और सॉन्ग। दे प्रायोरिटाइज एस्थेटिक ब्यूटी एंड डायरेक्टनेस ओवर फिलोसॉफिकल डेप्थ। सेक्युलर थीम, द प्राइमरी सब्जेक्ट इंक्लूडेड कोर्टली लव, फेमिनिन ब्यूटी, चावली एंड द सिंपल जॉय ऑफ नेचर एंड सोशल लाइफ। इस तरीके से ये हो जाता है। उसके बाद मेजर पोएट्स एंड देयर वर्क्स, कुछ मेजर पोएट्स हैं, जैसे इसमें रॉबर्ट हेरिक जो होते हैं कैवेलियर पोएट हैं। द मोस्ट फेमस ऑफ द ग्रुप, क्लर्जीमैन हु रोट अबाउट रूरल लाइफ एंड लव। टू द वर्जिन्स, ये इनका इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट हेरिक। टू मेक मच ऑफ टाइम गैदर, ये रोजबोर्ड वाइल्ड, ये सब इनका कुछ और ट्रांसलेशन है। तो रॉबर्ट हेरिक यहाँ पे पहले हो जाते, द मोस्ट फेमस ऑफ द ग्रुप, अ क्लर्जीमैन who wrote about rural life and love। इनके important वर्क है टू द वर्जिन, टू मेक मच ऑफ टाइम। फिर यहाँ पे रिचार्ड लवलेस आपको मिलेंगे, क्विंटेंसेनियल अरिस्टोक्रेट एंड सोल्जर whose work focused on honor and duty। टू एडिथिया, फ्रॉम प्राइजन टू लुकास्टा, गोइंग टू द वॉर्स। तो जैसे कि ये थे भी सोल्जर, तो इनके वर्क्स में भी ऐसे ही कुछ इंटरफेस दिख रहा है। सर जॉन सकलिंग एंड प्रोमिनेंट courtier known for his witty, cynical, and light-hearted approach to love. Wise, so pale and wan, fond love, ballad upon a wedding। ये important जॉन सकलिंग के वर्क है। थॉमस क्रैसो, थॉमस कैरो, a bridge between style, his work occasionally blended cavalier elegance with metaphysical wit। A rapture, a cruel mistress, this vain return, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। तो हमको कैवेलियर पोएट में किसको किसको पढ़ना है, रॉबर्ट हेरिक को और रिचार्ड लवलेस को, जॉन सकलिंग को और थॉमस कैरो को। हिस्ट्री ऑफ कैवेलियर टर्म, द टर्म कैवेलियर ओरिजिनली रेफर्ड टू अ माउंटेड सोल्जर और नाइट from the French of chevalier। During the Civil War, it was used as a derogatory epithet by parliamentarians to portray the king's supporter as arrogant or frivolous। और द रॉयलिस्ट इवेंचुअली अडॉप्टेड द नेम एज द बैज ऑफ ऑनर। तो इनको एक तरीके से डेरोगेटरी टर्म में ये यूज किया गया था कैवेलियर, जो कि किसने यूज किया था, पार्लियामेंटेरियंस जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने यूज किया था, क्योंकि ये इनको बोला जाता था बेसिकली ये लोग तरीके से चमचे हैं किंग के। नेक्स्ट है न्यू क्लासिकल एरा का आजा, न्यू क्लासिकल एंड द एनलाइटमेंट एरा। इसके अंदर कुछ मूवमेंट है उनको पढ़ेंगे। द ऑगस्टन इसको पढ़ते हैं। द ऑगस्टन एज रफली वाज अ लिटरेरी मूवमेंट। ये कब तक चला था, 1700 से लेकर 1750 तक। वाज अ लिटरेरी मूवमेंट विद इन अ लार्जर न्यू क्लासिकल पीरियड, नेम्ड आफ्टर द रोमन एम्परर ऑगस्टस के नाम पर पड़ा है, whose reign was considered golden एज ऑफ लैटिन लिटरेचर, जो कि लैटिन लिटरेचर की गोल्डन एज कहा जाता है जब एम्परर ऑगस्टस थे रोमन में। इंग्लिश राइटर लाइक अलेक्जेंडर पोप एंड जोनाथन स्विफ्ट consciously emulated the classical Roman authors Virgil, Horace and Ovid। क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इमिटेट किया गया है इनको, ट्रांसलेशन भी किया गया है वर्जिल, होरेस एंड ओविड को, इन स्टाइल, फॉर्म एंड कंटेंट, एम्फसाइजिंग रीजन, ऑर्डर एंड सोशल कमेंट्री। नेक्स्ट देखेंगे इसका जो आपको कोर प्रिंसिपल मिलेंगे ऑगस्टस की, उनका देखते हैं। एम्फेसिस ऑन रीजन एंड ऑर्डर, द ऑगस्टस एज इज ऑफन कॉल्ड द एज ऑफ रीजन और इनलाइटमेंट। Writers valued logic, clarity, and good sense over emotional extravagance और religious fanaticism। यानी कि ये बेसिकली लॉजिक पे बात करते थे, क्लैरिटी पे बात करते थे, और एक तरीके से ये गुड सेंस, यानी कि जो भी आपका अच्छा सेंस है, किस तरीके से आप बेहतर सोच सकते हैं, उस पर फोकस करते थे। इमिटेशन ऑफ क्लासिकल मॉडल्स, द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द न्यू क्लासिज्म, ऑथर बिलीव दैट क्लासिकल antiquity provided the ultimate standards for literary taste and structure, leading to the works that mirror Roman forms such as satires and mock epics।
इस तरीके से डिडैक्टिक एंड सटायरिक पर्पस था। डिडैक्टिक मतलब कि सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पस से ना लिखा जाए, उसका कुछ मोरल लेसन भी होना चाहिए। लिटरेचर वाज सीन एज अ टूल फॉर द मोरल and social improvement. Satire, wit, and irony were the dominant tool used to expose the follies, vices, and political corruption of the day. Urban focus and the rise of the middle class. The literature of the period frequently depicted the life and manner of London society, the center of the culture and politics. The rise of the middle class also expanded the reading public and introduced themselves of commerce and morality into literature. डोमिनेंस ऑफ प्रोज एंड हेरोइक कपलेट, तो यहाँ पे हेरोइक कपलेट का डोमिनेंस था। प्रोज राइटिंग फ्लोरिश विद द राइज ऑफ जर्नलिज्म, एसे एंड अर्ली नॉवेल्स। द हेरोइक कपलेट, टू राइमिंग लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामेंटर, इसको कहते हैं, became the became the standard form perfected by Alexander Pope for its balance and precision. मेजर राइटर्स एंड कंट्रीब्यूशन, अलेक्जेंडर पोप यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप पढ़ रहे हो। Augustan age, the representative poet of age, master of the heroic couplet, his satires often targeted literary dunces and triviality of aristocratic life. Notable works में आपको उनका The Rape of the Lock, mock heroic epic है, satirizing high society quarrel, The Dunciad and Essay on Man, इनके important work हैं। जोनाथन स्विफ्ट अनदर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये एक सटायरिस्ट हैं, एंग्लो आयरिश सटायरिस्ट, नोन फॉर शार्प ऑफन डार्क पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिक। अब यहाँ पे इनका है नोटेबल वर्क गुलिवर्स ट्रैवल, उसके बाद यहाँ पर अ मॉडेस्ट प्रपोजल, इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। जोसेफ एडिसन एंड रिचार्ड स्टील, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो है एक तरीके से पेरियोडिकल एसे है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे पब्लिश टैटलर एंड द स्पेक्टेटर, देयर एसे एम टू enliven morality with wit and temper wit and morality, ये सब चीजें इनके ये दो इनका इससे आपको याद रखना है। द टैटलर एंड स्पेक्टेटर, जोसेफ एडिसन एंड रिचार्ड स्टील। फिर डैनियल डोफे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कंसिडर अ की फिगर इन डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश नॉवेल, इंग्लिश नॉवेल के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका डेनियल डोफे का है। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं आपको मिलेंगे रॉबिन्सन क्रूसो एंड मॉल फ्लैंडर, इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। ग्रेवयार्ड पोएट यहाँ पे अनदर आपको मिलेगा, focused on death, bereavement, and the afterlife, often setting their poems in cemeteries। की फिगर थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड आपने पढ़ा होगा, काफी इंपॉर्टेंट ग्रेवयार्ड पोएट है ये। उसके बाद रोमांटिज्म आ जाता है, 1790 से लेके 1850 तक ये मूवमेंट रहा। रोमांटिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। रोमांटिज्म 1790 से लेके 1850 तक वाज अ रिवॉल्यूशनरी literary and artistic movement that emerged as a reaction against the scientific rationale of the Enlightenment and physical changes brought by the Industrial Revolution। Industrial Revolution के अगेंस्ट जो है ये मूवमेंट आया था, न्यू क्लासिकल के अगेंस्ट मूवमेंट आया था। इट शिफ्टेड द फोकस ऑफ लिटरेचर फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड और रीजन टू इंटरनल वर्ल्ड ऑफ सेल्फ, यानी कि हम कैसा फील कर रहे हैं। तो पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशन इन ट्रैंक्विलिटी, ऐसा कुछ यहाँ पे डिफिनीशन दिया है वर्ड्सवर्थ ने। तो बताया गया है कि आप अपना जो भी आपके इमोशन है उनको एक्सप्रेस करना है। अब देखिएगा कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। द पावर ऑफ इमोशन नोन एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा। रोमांटिज्म प्रायोरिटाइज इंट्यूशन पैशन एंड द हार्ट ओवर द हेड, यानी कि हार्ट को प्रायोरिटाइज किया जाता है, हेड को नेग्लेक्ट किया जाता है। नेचर एंड द सबलाइम, नेचर को सबसे बड़ा टीचर बोला है इन्होंने। नेचर वॉज व्यूड नॉट एज समथिंग टू बी स्टडीड एज इन साइलेंस बट एज लिविंग, यानी कि उन्होंने कहा कि नेचर को ऐसा समझो कि वो हमें कुछ बता रहा है, लिविंग टीचर है, स्पिरिचुअल फोर्स है। द सबलाइन रेफर टू द एव एंड टेरर फेल्ट व्हेन विटनेसिंग द वास्टनेस ऑफ नेचर माउंटेन एंड स्टॉर्म। तो जब इन सबको हम देखते हैं तो हमारे अंदर क्या है, जो इंटेंस फीलिंग वगैरह आती है उसको इन्होंने सबलाइन कहा, कि कैसा हम फील कर रहे हैं, कैसा हम पोर्ट्रे कर रहे हैं इसको। इंडिविजुअलिज्म एंड कॉमन मैन, इंडिविजुअलिज्म यानी कि कॉमन मैन पे इन्होंने फोकस किया है। रोमांटिज्म चैंपियन द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूज द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन rather than the lofty artificial diction of the Augustans. They have glorified the figure of solitary rebel or the Byronic hero. Byronic hero ये लॉर्ड बायरन ने दिया है।
Next, imagination and escapism. The imagination was considered the highest human faculty. This led to the fascination with the past, the Middle Ages, the supernatural, the exotic, and faraway lands. Children and innocence. फोकस किया इन्होंने चिल्ड्रन एंड इनोसेंस पे. चिल्ड्रन वर आइडलाइज्ड एज अ बीइंग क्लोजर टू नेचर एंड डिवाइन. क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाता है कभी कभी जो इनकी पोएम्स हैं, आप देखिएगा, वो बच्चा होता है तो वो अपना मेमोरीज याद करता है, फिर वो प्रेजेंट में होता है, दुखी होता है क्योंकि अब उसके पास इंटेलेक्ट आ गई है, तो वो वैसा प्लेजर नहीं फील कर पा रहा है ना. द टू जनरेशन ऑफ इंग्लिश रोमांटिक. दो जनरेशन आपको पढ़ना है रोमांटिक पीरियड में. सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं. फर्स्ट जो जनरेशन है वो किस पे फोकस करते हैं? फोकस ऑन द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, मेमोरी एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ रूरल लाइफ. इसमें विलियम वॉर्ड्सवर्थ, एच.पी. कॉलरिज और विलियम ब्लेक आपको मिल जाएंगे. सेकेंड जनरेशन जो है मोर पॉलिटिकली रेडिकल, फोकस ऑन इंटेंस पैशन, सेंसुअल ब्यूटी एंड ट्रेजिक हीरोइज्म. इसमें आपको लॉर्ड बायरन, पीवी सैली एंड जॉन कीट्स मिल जाएंगे. तो फर्स्ट जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ, एच.टी. कॉलरिज एंड विलियम ब्लेक. सेकेंड जनरेशन जो है ये पॉलिटिकल रेडिकल हो गई, यानी कि पॉलिटिकल ज्यादा हो गया उस टाइम का एटमोसफेयर. वो इंटेंस पैशन को जीने लगे, सेंसुअल ब्यूटी पर बात करने लगे और ट्रेजिक हीरोइज्म को उन्होंने बढ़ावा दिया. फर्स्ट जनरेशन क्या फोकस करती थी? फोकस ऑन द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, कि नेचर कैसे हील करता है उस पर फोकस करते हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ और एच.टी. कॉलेज एंड विलियम ब्लेक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. और सेकंड जनरेशन में लॉर्ड बायरन, पीवी सैली एंड जॉन कीट्स यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. नेक्स्ट है की वर्क्स एंड द जॉनर्स. तो यहाँ पे आपको की वर्क्स हैं. पोएट्री में द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द एरा, डोमिनेंट फॉर्म थी पोएट्री यहाँ पे. लिरिकल बेलाड जो है ये 1798 में आया था, written by Wordsworth and Coleridge. This collection is considered the manifesto of romanticism, ode on a Grecian and Keats' exploration of beauty and permanence. ये important हो जाएगा. The Gothic novel, इसी टाइम ये भी genre था, a dark subset of romanticism focusing on horror, runes and the supernatural. Frankenstein, Mary Shelley, पीवी शैली की वाइफ है, इनका ये वर्क है. A critic of enlightenment, science gone wrong. द हिस्टोरिकल नॉवेल, ये भी एक इम्पोर्टेंट है. इवान वो द सर वॉल्टर स्कॉट इसको बोलते हैं. सर वॉल्टर स्कॉट इनका मतलब वर्क है. ग्लोरिफाइड द शेवलिक पास्ट ऑफ इंग्लैंड. ये कुछ इंपॉर्टेंट जॉनरा थे. द हिस्टोरिकल नॉवेल, गॉथिक नॉवेल और पोएट्री यहाँ पे रोमांटिज्म में आपको देखने को मिलेगा. फिर उसके बाद लेक पोएट्स यहाँ पे पढ़ लीजिएगा. द लेक पोएट वर अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोएट हु लिव्ड इन अ लेक डिस्ट्रिक्ट. ये लेक डिस्ट्रिक्ट झीलों के किनारे रहते थे ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड एट द टर्न ऑफ 19th century. Rather than a formal school with a shared manifesto, they linked by their location and their shared revolution against the artificiality of 18th century wars. Core characteristic: the relocation of poetry. The relocation, they moved the center of English literature away from the urban sprawl of London to the rural माउंटेन्स लैंडस्केप ऑफ कम्बरलैंड एंड वेस्ट मोरलैंड. तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने अपनी जो लोकेशन है वो अर्बन से रूरल की तरफ ले गए. वो जहाँ पे रह रहे थे वहां का उन्होंने लैंडस्केप नेचर दिखाया. नेचर एज अ स्पिरिचुअल टीचर, इन्होंने माना है कि नेचर जो है वो एक स्पिरिचुअल टीचर है. अनलाइक प्रीवियस पोएट हु सॉ नेचर एज अ सेट ऑफ रूल्स और अ क्लॉक वर्क मैकेनिज्म, the late poet viewed it as a living entity capable of teaching morality and providing spiritual healing. उसके बाद प्लेन लैंग्वेज यहाँ पे इनको मिलेगी. सिंपल सी लैंग्वेज है इनकी. और लेड बाय वर्ड्सवर्थ, दे आर्ग्यूड दैट पोएट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, यानी कि कॉमन लैंग्वेज में इन्होंने लिखा. फोकसिंग ऑन द लिप्स ऑफ हम्बल रस्टिक पीपल रेदर देन किंग्स ऑफ और एंशियंट हीरोज. सब्जेक्टिविटी एंड मेमोरी. Their work often explored how the mind perceives nature, focusing on the recollection of the emotion in tranquility. इन्होंने इस चीज पे फोकस किया है कि किस तरीके से हम नेचर को परसीव करते हैं, किस तरीके से हमारा माइंड जो है नेचर को परसीव करता है, देखता है. और उन्होंने कहा कि वहां से जो इमोशन निकलते हैं, जब हम अकेले में होते हैं, हमारे पास कोई नहीं होता है, तो वो मेमोरीज हमारी किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है उस पर फोकस करता है. फिर इसके यहाँ पर तीन आपको यहाँ पे कोर ट्रियो मिल जाएंगे जो लेक पोएट बोले जाते हैं. कोर ट्रियो तीन है यहाँ पे. विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि सेंट्रल फिगर है यहाँ से, और फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन माइंड एंड द नेचुरल वर्ल्ड. द प्रिल्यूड, टिंटरनेवे एंड डेफोडिल्स इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के. उसके बाद यहाँ पर सैमुअल टेलर कॉलेरिज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. द फिलोसफर ऑफ द ग्रुप कंबाइंड नेचर विद
नेचर विद द सुपरनैचुरल एंड एक्सोटिक, इससे ये कंबाइन करते हैं। द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, कुबला खान एंड क्रिस्टबेल इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। उसके बाद रॉबर्ट साउदी यहाँ पर थर्ड है, द मोस्ट प्रोलिफिक प्रोज राइटर एंड पोएट लॉरिएट 1813 एंड से लेके 1843 तक, नोन फॉर द एपिक पोएम्स एंड बायोग्राफी जोन ऑफ आर्क, हलाबा द डिस्ट्रॉयर और लाइफ ऑफ नेल्सन, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। तो लेक पोएट कौन कौन से हैं? लेक पोएट यहाँ पर आपको वर्ड्सवर्थ मिल जाएंगे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, उसके बाद यहाँ पे साउदी, ये तीनों क्या हैं? लेक पोएट्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इनकी लोकेशन देख लेते हैं। तो डब कोटैज एंड रीडल माउंट, ये लोकेशन किसकी है? तो वर्ड्सवर्थ की है, ग्रासमेर में। उसके बाद ग्रेटा हॉल, ये है द होम इन केसविक वेयर कॉलरीज एंड लेटर साउदी लिव, तो ये कॉलरीज और साउदी यहाँ पर रहे थे। उसके बाद कोलेबोरेशन जो है, ये द मूवमेंट फाउंडिंग डॉक्यूमेंट वाज द लिरिकल बैलाड 1798, a joint publication by Wordsworth and Coleridge that effectively launched the Romantic Age in England, जिसके द्वारा ही रोमांटिक एज को लॉन्च किया गया था। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिन ऑफ द नेम, यानी कि लेक स्कूल जो है, द टर्म लेक स्कूल वर ओरिजिनली यूज्ड एज अ mockery by Francis Jeffrey in Edinburgh Review. He criticizes them for being pedantic and for the supposedly simplistic focus on low class subject. ओके, उसके बाद ये कुछ, हाँ, दे पेव्ड द वे फॉर द सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिज्म, यानी कि जो अर्ली रोमांटिक पोएट थे या लेक पोएट जो थे, ये सेकंड जनरेशन के लिए एक तरीके से उन्होंने पथ क्लियर किया, बायरन, शैली एंड कीट्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे गोथिक फिक्शन आ जाती है, गोथिक फिक्शन को देखेंगे। फिर गोथिक फिक्शन यहाँ पे आ जाती है 1764 से लेके अभी तक ये चल रहा है। इज द सब जॉनरा ऑफ रोमांटिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री, टेरर एंड सुपरनैचुरल। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, सेटिंग कैसी रहती थी, तो बेसिकली ये मिस्ट्री, टेरर एंड सुपरनैचुरल रहती थी। इट इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द कोल्ड रेशनलिज्म ऑफ एनलाइटनमेंट, सीकिंग टू इवोक सबलाइम इमोशन स्पेशली फियर एंड ईव, यानी कि आपके अंदर का जो डर है, भय है, उसको बाहर निकालने के लिए ये जॉनरा आया था। उसके बाद यहाँ पे कोर कैरेक्टरिस्टिक में द सेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द गोथिक एटमॉस्फेयर एसेंशियल टू द जॉनरा इज डिकेइंग, क्लास्ट्रोफोबिक सेटिंग, medieval castle, crumbling abyss, dark forest और subterranean dungeons. These location often feature sacred passes, trapdoors and eerie shadow. उसके बाद द sublime and terror, focused on the sublime, कि आपके अंदर का भय, डर, ये सब निकले। उसके बाद द सुपर नेचुरल, घोस्ट वगैरह यहाँ पे दिखाया जाए, घोस्ट, वैम्पायर, डेमंस यहाँ पर दिखाया जाता था। उसके बाद द बायरोनिक हीरो और विलेन, द कैरेक्टर आर ऑफन ड्राइवन बाय इंटेंस पैशन और डार्क सीक्रेट, द विलेन हीरो इज रिकरिंग ट्रूप एज अट्रैक्टिव बट मोरली एम्बिगुअस मैन, है ना, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे वुदरिंग हाइट आप पढ़िएगा तो उसमें बहुत एम्बिगुअस मैन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो ट्रेडिशनल जो हीरो नोबल क्वालिटीज होती हैं उससे अलग होता है। उसके बाद हाई इमोशन एंड डिस्ट्रेस, कैरेक्टर ऑफन एक्सपीरियंस एक्सट्रीम स्टेट्स ऑफ माइंड, हिस्टीरिया, मैडनेस और फेंटिंग, ओमेंस, ड्रीम्स एंड पोर्ट्रेट्स एंड प्रोटेंट्स आर यूज टू बिल्ड सस्पेंस। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ द मूवमेंट, यहाँ पर आपको कैसे इवोल्यूशन होता है, तो अर्ली क्लासिक गोथिक आया पहले, तो यहाँ पर आपको स्टैब्लिश द कैसल एंड घोस्ट ट्रूप्स की डेवलपमेंट, द कैसल ऑफ ओटरैंटो, होरेस वॉलपोल का वर्क है, द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, ये एंड रेडक्लिफ का है। उसके बाद रोमांटिक गोथिक आ जाता है अर्ली 19th सेंचुरी में, फोकस्ड गोथिक एंड डीप साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक थीम्स, फ्रैंकेनस्टीन का मैरी सैली, द मॉन्क मैथ्यू लेविस का है। उसके बाद विक्टोरियन और अर्बन गोथिक देख लेते हैं, मूड द सेटिंग ऑफ द फॉगी स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, फोकस्ड ऑन सोशल एंजाइटी, ड्रैकुला ब्रैम स्टोकर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकाइल एंड मिस्टर हेड, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का है। उसके बाद फीमेल गोथिक एक्सप्लोर वुमेन्स कन्फाइनमेंट एंड डोमेस्टिक इंट्रैपमेंट, जेन आयर का चार्लोट ब्रॉन्टे, रेबेका डफेन डफन डू मोरियर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस तरीके से हमने इसको डिवीजन कर लिया। अर्ली क्लासिक गोथिक है, ये जो है 18th सेंचुरी में, रोमांटिक गोथिक 19th सेंचुरी में, विक्टोरियन और अर्बन गोथिक जो है लेट 19th सेंचुरी, और फीमेल गोथिक जो है इसके बाद आया है। की थीम्स जो यहाँ पे द रिटर्न ऑफ द पास्ट,
Gothic plots often involves an ancient secret or family curse that returns to the haunt the present generation. यानी पिछला आपका कुछ ऐसा बुरा है जो आपका प्रेजेंट खराब कर रहा है. डुअलिटी आपको इसमें दिखेगी. एक्सप्लोरिंग द डबल और डॉपलगैंगर, द आइडिया दैट ह्यूमन हैव अ हिडन डार्क साइड. किसी का डार्क साइड जो होता है जिससे वो डरता है वही उसको डराता है. इनलाइटमेंट वर्सेस सुपरस्टिशन. Many Gothic works like Dracula contrast modern science and technology with ancient irrational events. उसके बाद आप विक्टोरियन एज में आ जाएंगे. विक्टोरियन एंड लेट 19th सेंचुरी मूवमेंट 1832 से लेके 1901 तक रहा है. इसके अंदर कुछ मूवमेंट्स आए हैं उनको पढ़ लेते हैं. द प्री रेफेलाइट या फिर प्री राफेलाइट या फिर प्री आरबी प्री राफेलाइट ब्रदरहुड भी इसको बोलते हैं. प्री राफेलाइट ब्रदरहुड वाज अ रेडिकल ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स पोएट्स एंड क्रिटिक्स फाउंडेड इन 1848. सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि प्री राफेलाइट मूवमेंट जो है कब फाउंड किया गया था, तो 1848 में किया गया था. दे सॉट टू रिटर्न रिटर्न Victorian art and literature by rejecting the artificial mechanistic style of the grand manner exemplified by the Royal Academy. रॉयल अकेडमी जिसको भी अप्रूव करती थी उससे ये अलग जाके कुछ काम करना चाहते थे. एंड रिटर्निंग टू विविड कलर्स अबेंडेंट डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन ऑफ इटालियन आर्ट बिफोर द टाइम ऑफ राफेल. राफेल के टाइम के पहले जो आर्ट थी उसको ये इमिटेट करते थे. कोर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिलोसफी. रिजेक्शन ऑफ द रॉयल एकेडमी. दे क्रिटिसाइज स्लॉपी डार्क टोन पेंटिंग ऑफ एकेडमी एंड इट्स idolization of Raphael's balanced idealized form. Fidelity of to nature. Their primary manifesto was to go to the nature in all singleness of art, leading to the hyper-realistic botanical details, bright, luminous and color achieved by the painting on a wet white ground. उसके बाद यहाँ पे मिडिवलिज्म एंड सिंबोलिज्म इनका एक कोर प्रिंसिपल मिल जाएगा. दे आर फैसिनेटेड बाय द मिडल एज आर्थुरियन लेजेंड. इन सबको ये इमिटेट करते थे. सोशल रियलिज्म alongside mythological themes, they often addresses contemporary Victorian social problems such as fallen women, urban poverty and immigration. Pictorial poetry. In literature, they use a style often called the Fleshy school of poetry by critics, which used sensory painterly description and archaic language to create a vivid visual experience for the reader. यहाँ पे आपको लीडिंग फिगर जो मिलेंगे वो मिल जाएगा. सबसे पहले दाते गैब्रियल रॉसेटी. द प्राइमरी लिंक बिटवीन आर्ट एंड पोएट्री. Primary link between art and poetry focused on fame, fatals, and spiritual beauty. The Blessed Damozel, The House of Life, ये इनकी सोनेट है और ये इनके वर्क है. क्रिस्टीना रोसेटी. दांते गैब्रियल रोसेटी, उसके बाद क्रिस्टीना रोसेटी. दो नॉट द फाउंडिंग मेंबर्स, ही वाज द मूवमेंट्स ग्रेटेस्ट पोएट नोन फॉर हर लिरिकल डेप्थ. गॉबलिन मार्केट एक इम्पोर्टेंट वर्क है और रिमेम्बर इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है. फिर जॉन एवरेट मिलेस काफी इम्पोर्टेंट है. अ चाइल्ड प्रोडिगी एंड पेंटर. हिज वर्क आर क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ द होली फैमिली. ओफिलिया पेंटिंग जो है वो इन्होंने बनाया है जॉन एवरेट मिलेस ने. उसके बाद तो यहाँ पे विलियम कोलमैन हंट, known for her intense religious devotion and moral painting filled with intricate symbol. The Awakening Conscience, ये इनकी पेंटिंग है. विलियम मॉरिस, the later associated, who expanded the movement into the arts and crafts movement focusing on design. The Earthly Paradise, The Defense of Gunward, ये इनके important कुछ भी आर्ट या पेंटिंग कुछ है इनके. ठीक है. द अर्थली पैराडाइज. तो कहाँ यहाँ से हमको कौन कौन को पढ़ना है? दांते गैब्रियल रोसेटी, ये सब किसका है? पीआरबी का. प्री राफेलाइट ब्रदरहुड का. क्रिस्टीना रोसेटी, जॉन एवरेट मिलेस और विलियम हॉलमैन हंट एंड विलियम मॉरिस. The movement's impact and critics. The Jump. The group briefly published their own periodical, The Jump. The Jump यहाँ पे इन्होंने अपना एक periodical निकाला था 1850 में to promote their theories on art and poetry. John Ruskin support. The movement was initially met with hostility even from Charles Dickens, but the influential critic John Ruskin defended them, प्रेजिंग देयर ट्रूथ टू नेचर. तो जॉन रस्किन का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है. कंट्रोवर्सी हुई थी यहाँ पर एक 1871 में. रॉबर्ट बचनन attacked them in an article titled The Fleshy School of Poetry
accusing them of being overly sensual and immoral in their description of the human body. द फ्लेशली स्कूल्स ऑफ पोएट्री, इस पे कंट्रोवर्सी हुई थी 1871 में। फिर नेक्स्ट मूवमेंट आ जाता है रियलिज्म। रियलिज्म जो है 1830 से लेकर 1900 में आया है, वाज अ लिटरेरी मूवमेंट दैट sought to depict contemporary life and society as they actually, जैसा वो दिख रहा है वैसा ही ये बेसिकली दिखाते थे। रोमांटिक वाले क्या करते थे, वो एग्जैजरेट करके दिखाते थे, यहाँ पे एग्जैजरेशन नहीं होता था। फोर कैरेक्टर्स यहाँ पे देखेंगे तो verisimilitude यानी कि ट्रूथ टू लाइफ, द प्राइमरी गोल वाज टू प्रोवाइड अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, यानी कि जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टर ओवर प्लॉट। रियलिस्टिक नॉवेल प्रायोरिटाइज कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर, द प्लॉट ऑफन अनफोल्ड स्लोली मिररिंग द मुंडेन पेस ऑफ रियल लाइफ विद अ फोकस ऑन कैरेक्टर्स, ethical choices and social environment, social critic. रियलिज्म ऑफन फंक्शन एज अ मिरर टू सोसाइटी, सोसाइटी के मिरर के तौर पर इन्होंने काम किया है, सब कुछ दिखाया, यानी कि सूट को दिखाया, पुअर्टी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्लाइट फॉर वुमेन्स कैसे सफर करती हैं, हार्श कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये सब कुछ दिखाया है। ऑब्जेक्टिव नरेटर, ऑथर ऑफन एम्प्लॉयड एंड ओमिशियंट डिटैच नरेटर, यानी एक ओमिशियंट नरेटर को यहाँ पे लेके आते थे जो सब कुछ कहानी बताता रहता था। फोकस ऑन द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास पे फोकस करते थे, व्हेन अर्लियर लिटरेचर फोकस ऑन द रॉयल्टी ऑफ फोक हीरोज, लेकिन ये मिडिल क्लास को फोकस करते थे। रियलिज्म सेंटर्स ऑन द राइजिंग मिडिल क्लास, देयर डोमेस्टिक स्ट्रगल एंड देयर परस्यूट ऑफ सोशल मोबिलिटी। अब यहाँ पे रियलिज्म में आपको जॉर्ज इलियट को पढ़ना है, द मास्टर ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म, सी एक्सप्लोर द इंट्रिकेट मोरल लिव्स ऑफ द ऑर्डिनरी विलेज, मिडल मार्च, द मिल्स ऑन द फ्लॉस, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। चार्ल्स डिकेन यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो कि ब्लेंडेड सोशल रियलिज्म विद सटायर टू क्रिटिक विक्टोरियन इंस्टीट्यूशन लाइक द लॉ एंड वर्क हाउसेस। तो चार्ल्स डिकेन का इंपॉर्टेंट वर्क है ओलिवर ट्विस्ट, ब्लीक हाउस और हार्ड टाइम्स। थॉमस हार्डी यहाँ पे मिल जाएंगे, often associated with rationalism. He depicted the class between tradition and modern industrial change in Wessex. थॉमस हार्डी ने ये वेसेक्स फिक्शनल टाउन बनाया था। टेस्ट ऑफ डी अर्बरविल्स एंड जूड द ऑब्सक्योर, इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। तो रियलिज्म में हमारे जॉर्ज इलियट, चार्ल्स डिकेन एंड थॉमस हार्डी आ जाएंगे, और उसके बाद विलियम डीन हॉवेल, the key proponent of American realism, who advocated the literature to deal with the smiling aspect of life as well as its problem. The rise of the Silas and Lofam, ये इनका important work है। The rise of Silas Lofam, ये इनका important, लेफाम इनका important work है। सब मूवमेंट एंड इवोल्यूशन इसके अंदर कुछ आए थे। नेचुरलिज्म आया था, अ मोर एक्सट्रीम वर्जन ऑफ रियलिज्म, है ना। नेचुरलिज्म एक्सट्रीम और रियलिज्म में तो जैसा होता था वैसे दिखा था, लेकिन ये डेप्थ में डार्विन की थ्योरी का एवोल्यूशन करते थे। इट सजेस्ट द ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय देयर एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी, यानी कि जो भी इंसान होता है उसके अंदर जो भी रियलिटी है वो नेचर की वजह से होता है, उसको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल रियलिज्म हो जाता है, फोकस्ड लेस ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड मोर ऑन द इंटरनल। अब साइकोलॉजी है तो इंटरनल चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मोटिवेशन ऑफ द कैरेक्टर, हेनरी जेम्स वेडर एंड दोस्टोयेव्स्की, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर साइकोलॉजिकल रियलिज्म फोकस करता था। नेचुरलिज्म जो है ये डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर यहाँ पे फोकस करता था। इनका ये कहना था कि इंसान जो कुछ भी बनता है वो नेचर और इन्वायरमेंट की वजह से बनता है। नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो है एस्थेटिज्म। एस्थेटिज्म मूवमेंट देखेंगे, एस्थेटिक से समझिएगा, was a late Victorian literary and artistic movement that prioritized visual and sensual beauty over moral, social और political narrative, यानी कि यहाँ पे सब कुछ देखने में सुंदर जैसा लगना चाहिए। It is best summarized by the famous French slogan "I art for I art, art for art's sake, I art आई आर्ट फॉर आई आर्ट", ये है उसका फ्रेंच में है ये, और उसको इंग्लिश में आर्ट फॉर आर्ट सेक बोलते हैं। फोर कैरेक्टरिस्टिक, तो आर्ट फॉर आर्ट सेक यानी एस्थेटिक रिजेक्ट द विक्टोरियन आइडिया दैट आर्ट मस्ट सर्व अ मोरल और डिडक्टिव पर्पस। उनका ये कहना था आर्ट का सिर्फ आर्ट है, उसका कोई ये पर्पस नहीं है कि वो मोरल और कोई लेसन आपको डिडक्टिव पर्पस से लिखा जाए या बनाया जाए। दे बिलीव्ड आर्ट शुड बी जज सोली ऑन इट्स ब्यूटी एंड प्लेजर इट प्रोवाइड टू द ऑब्जर्वर। तो इस तरीके से यानी कि देखने में अगर वो सुंदर लग रही तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है और उसके में और कुछ नहीं देखना है। कल्ट ऑफ ब्यूटी,
फॉलोअर्स ऑफ द मूवमेंट स्लॉट टू द टर्न लाइफ इटसेल्फ इनटू अ वर्क ऑफ आर्ट, यानी कि बेसिकली अपनी लाइफ को भी एक आर्ट की तरह इन्होंने बना लिया था। दिस इन्वॉल्व अ फोकस ऑन द रिफाइंड टेस्ट, सब कुछ देखने में सुंदर सुंदर जैसा, इंटीरियर डिजाइन, फैशन, एक्सोटिक ऑब्जेक्ट्स लाइक सनफ्लावर, पीकॉक फेदर एंड ब्लू एंड व्हाइट फॉर क्लीन, यानी कि अपने दीवारों के कलर वगैरह सब एस्थेटिक पे ज्यादा फोकस हो गए थे। सेंसरी एक्सपीरियंस, the movement emphasized the intensity of movement and the epiphany of sensory perception. Writers often used lush, ornamental, and highly stylized language to evoke physical sensation, hedonism, and decadence. By the 1890s, the movement evolved into decadence, which explored themes of artificiality, boredom, uh, perversity, and decay of civilization. लीडिंग फिगर आपको यहाँ पे मिलेंगे वो जो एस्थेटिज्म के हैं वो है वाल्टर पीटर, द फिलोसॉफिकल फादर ऑफ द मूवमेंट, argued that the life should be lived with a hard gem like frame or of sensation, studies the study history of Renaissance. उसके बाद ऑस्कर विल्ड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, द मोस्ट फेमस स्पोक पर्सन नोन फॉर हिज विट, फ्लेमबॉयंट लाइफस्टाइल एंड बिलीव दैट लाइंग इज द ट्रू एम ऑफ आर्ट, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। फिर यहाँ पर आपको एल्गर्नन चार्ल्स स्विनबर्न, a poet who challenged Victorian morality with themes of taboo, passion and sensory overload, poems and ballads इन्होंने लिखी हैं। ऑब्री Beardsley, an illustrator whose black and white drawing defined the decadent visual style of 1890s. Illustration of Wilts Salome. ये जो themes and concept है, the superiority of art over nature. उसके बाद Danism, the dandy, like Wild himself, was a figure who used dress and wit as a form of rebellion against the dullness of middle class. उसके बाद आर्टिफिशियलिटी यहाँ पर थी, एस्थेटिक प्रेफर द मैन मेड, यानी जो कुछ इंसान कितना सुंदर बना सकता है ओवर द नेचुरल, नेचुरल जो कुछ भी है उसमें क्रिएटिविटी जो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह पहन के आप सुंदर रख सकते हैं, फाउंडेशन लगा के सुंदर रख सकते हैं, आई शेडो लगा के, यानी आपकी नेचुरल आईस है, आईलेसेस है, उसको और सुंदर बनाने के लिए आप आर्टिफिशियल आईलेसेस लगा लें, तो ये सब आ जाता है एस्थेटिज्म में। उसके बाद मॉडर्निज्म एज आ जाएगी, इसके अंदर हम कुछ मूवमेंट है उनको पढ़ेंगे। अब हम मॉडर्निज्म देख लेते हैं। मॉडर्निज्म वाज रेडिकल इंटरनेशनल मूवमेंट दैट अरोज फ्रॉम द डिसइल्यूजनमेंट फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये चीज याद रखिएगा, मॉडर्निज्म जो है वो बेसिकली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, उसके बाद आया था। इट रिप्रेजेंटेड और डिलिबरेट ब्रेक फ्रॉम 19th सेंचुरी ट्रेडिशन, सीकिंग अ फाइंड न्यू फॉर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर अ वर्ल्ड दैट फेल्ट फ्रैगमेंटेड, chaotic एंड ब्रोकन, यानी कि अपने इमोशंस को दिखाने के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी चीजें, तो उसी पे इन्होंने अपना एक नया तरीका निकाला, तो उसी को मॉडर्निज्म कहते हैं। कि डिफाइनिंग मोटो पॉइंट बाय इजरा पॉन्ड वाज मेक इट न्यू, मेक इट न्यू, अगर ये फ्रेज आपसे पूछा जाए किसने लिखा, किसने कॉइन किया, तो इजरा पॉन्ड उन्होंने कॉइन किया था। नेक्स्ट देखेंगे कोर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मॉडर्निस्ट रिजेक्ट द ऑर्डरली, यानी कि ऑर्डर को ये रिजेक्ट करते थे। नैरेटिव ऑफ द विक्टोरियन, जो कि विक्टोरियन का ऐसा मानना था। इंस्टीड दे यूज नॉन लीनियर टाइमलाइंस, जंप कट्स एंड ओपन एंडेड कंक्लूजन टू मिरर द फ्रैक्चर्ड नेचर ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो बेसिकली यहाँ पे 1969 की स्टोरी चलेगी, तो कभी यहाँ पे 2003 की स्टोरी चलेगी, तो नॉन लीनियर प्लॉट होता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नरेटिव टेक्निक दैट अटेम्प्ट्स टू कैप्चर द कंटिन्यूअस ऑफन chaotic फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स थॉट एंड फीलिंग्स। वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस ने इसको यूज किया। सब्जेक्टिविटी, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव truth in modernism, the focus shifted to how the individual perceives reality, हर इंसान अलग अलग तरीके से परसीव करता है, तो सब्जेक्टिविटी पे इनका फोकस हो गया। इंटरटेक्चुअलिटी एंड illusion, modernist works are often difficult, filled with obscure reference to history, mythology and other literature। आप कभी भी मॉडर्न लिटरेचर उठा के पढ़ेंगे तो आपको उसकी लैंग्वेज जो है बहुत ही समझ में ज्यादा आएगी नहीं। लॉस ऑफ फेथ, लॉस ऑफ फेथ अनदर है। रिफ्लेक्टिंग द गॉड इज डेथ, यानी कि उनका कहना है था कि अगर गॉड है तो वो इतना डिस्ट्रॉय क्यों कर रहा है। ये सारी फिलोसफी ऑफ नेचे, नेचे की फिलोसफी गॉड इज डेथ, यानी कि भगवान अगर होता तो वर्ल्ड वॉर वगैरह होता ही नहीं, लोगों के इतना ज्यादा नुकसान होता ही नहीं, तो इस वजह से ये मानते थे गॉड इज डेड।
उसके बाद यहाँ पे मेजर राइटर और उनका कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। टी.एस. इलियट सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्निस्ट पोएट है, द डोमिनेंट पोएट ऑफ द एरा। उसके बाद यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ, द पायनियर ऑफ एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस नॉवेल एंड फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी। जेम्स जॉइस जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रिवॉल्यूशनाइज्ड द नॉवेल विद लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन एंड कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल डेप्थ। एजरा पॉन्ड, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्निज्म, प्रोमोटेड इमेजिज्म, क्लियर शार्प पोएटिक इमेजेस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको मिल जाएंगे टी.एस. इलियट का, द वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक और वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे, द लाइट हाउस इंपॉर्टेंट है। फिर जेम्स जॉयस का यूलाइसिस, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद द कैंटोस एजरा पाउंड का है, इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनके एजरा पाउंड के। उसके बाद डब्ल्यू बीस्ट एक अनदर यहाँ पे है, आयरिश पोएट है, ब्लेंडेड आयरिश मिथोलॉजी विद पावरफुल सिंबॉलिक मॉडर्निस्ट वर्स, द सेकंड कमिंग, डब्ल्यू बी ईस्ट, सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये सब डब्ल्यू बी ईस्ट के वर्क हैं। उसके बाद यहाँ पे की सब मूवमेंट कौन से हैं, इमेजिज्म यहाँ पे आ जाएगा, अ पोएटिक मूवमेंट दैट फेवर प्रीसियस ऑफ इमेजरी एंड द यूज ऑफ कॉमन स्पीच ओवर पोएटिक फ्लफ। उसके बाद वॉटिज्म, a short-lived British movement that combined the energy of machine age and the abstract art and literature. The Lost Generation, a group of mostly American writers, Hemingway, Fitzgerald, living in Paris after World War First. तो ये लॉस्ट जनरेशन जो है ये मोस्टली अमेरिकन राइटर्स थे जो कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो वो पेरिस में आके रहने लगे थे, कैरेक्टराइज बाय द सेंस ऑफ एमलेसनेस एंड साइनिज्म। तो ये इनके पास कोई एम नहीं था, तो एमलेस थे, इस वजह से इसको बोला गया द लॉस्ट जनरेशन। इमेजिज्म वाज अ शॉर्ट लिव्ड बट हाईली इन्फ्लुएंशियल सब मूवमेंट एंड मॉडर्निज्म दैट रिवोल्यूशनाइज्ड 20th century poetry. It was a reaction movement against the worldliness and emotional slush of Victorian romantic verse. The three foundational principle कौन सी हैं, तो 1912 में एजरा पाउंड, द मूवमेंट्स प्राइमरली आर्किटेक्ट, इस मूवमेंट की प्राइमरली आर्किटेक्ट कौन है, तो एजरा पाउंड है, क्योंकि 1912 में इस्टेब्लिश 3 स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर इमेजिस पोएट्री। इमेजिस पोएट्री के लिए 3 स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे। डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द थिंग, यानी जो भी आपके सामने चीज है उसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट आपको करना है, मतलब डायरेक्ट कुछ निकालना है, क्रिएट करना है। whether the subject is subjective, a feeling, or objective an object, the poet must deal with it directly without unnecessary metaphor. metaphors वगैरह का ज्यादा यूज नहीं करके डायरेक्टली इसको डील करना है। यूज एब्सोल्युटली नो वर्ड दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रेजेंटेशन, यानी कि ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को यहाँ पे कन्वे ना कर सके। एवरी एडजेक्टिव मस्ट अर्न इट्स प्लेस। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज वाज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, यानी कुछ भी सजावटी भाषा आप यूज नहीं कर सकते। रिगार्डिंग रिदम, to compose the sequence of the musical phrase, not in the sequence of the metronome. The pioneered the use of free verse libre, breaking away from the traditional rhythm pattern like iambic pentameter. तो मॉडर्निज्म में अगर सबसे ज्यादा कोई स्टैंजा पैटर्न था तो वो था वर्स लिब्रे या फिर इसको फ्री वर्स भी बोल सकते हैं, फ्री वर्स, जिसमें न राइम होता है न मीटर होता है। तो कोर कैरेक्टरिस्टिक, द इमेज जैसा है वैसा ही आपको दिखाना है। साथ ही साथ इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के आपको नहीं करना है। कॉमन स्पीच होनी चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए। सब ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। द पोएट्स पर्सनल ईगो और फीलिंग आर ऑफन सप्रेस्ड, उनकी पर्सनल ईगो या फीलिंग जो भी है वो आपको सप्रेस करना पड़ेगा, जो भी इस पोएट या नरेटर है उसके। और की फिगर जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे, एजरा पाउंड, द फाउंडर, इन्फ्लुएंस बाय द चाइनीज एंड जापानीज पोएट्री। हाइकू से ये इन्फ्लुएंस है। हाइकू बहुत 5 लाइन की कविता होती है, बहुत कम शब्दों में ये लिखी जाती है। इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, द quintessential imagist poem। एच.डी. हिल्डा, हिल्डा डू लिटिल, ये इनका नाम है, हिल्डा डू लिटिल, ये है इमेजिज्म की कंसिडर द प्योरेस्ट इमेजिस्ट। हर वर्क फोकस्ड ऑन द ग्रीक थीम्स एंड क्रिस्टलिन इमेजरी। ओरीड और सी रोज इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। उसके बाद यहाँ पे एमी लोवेल और टी होल्म एंड वेलिस कैरोलोस विलियम्स, विलियम कैरोलोस विलियम्स यहाँ पे मिल जाएंगे, और एमी लोवेल, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके इंपॉर्टेंट पैटर्न, अ लेडी और टी हल्म का आटम सिटी सनसेट। उसके बाद विलियम कैरलॉस विलियम्स का द रेड व्हील बैरो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
उसके बाद द लॉस्ट जनरेशन इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इसको पढ़ते हैं। द लॉस्ट जनरेशन refers to a group of writers, primarily Americans, living in expatriates in Paris, who came of age during World War First, disillusioned by the uh, unpre- unprecedented slaughter of the war and the perceived superficiality of post World War society। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ था तो ये अमेरिका से कहाँ पे आके रहने लगे, पेरिस में आके रहने लगे। अब इनके पास कोई भी एम वगैरह नहीं था, इस वजह से इसको लॉस्ट जनरेशन बोला जाता है। ओरिजिन एंड कॉन्टेक्स्ट द पॉइंट ऑफ द टर्म, द फ्रेज वाज फेमसली एट्रीब्यूटेड टू गर्ट्रूड स्टेन, हु टोल्ड अ यंग अर्नेस्ट हेमिंगवे, यू आर ऑल लॉस्ट जनरेशन। इन्होंने क्या बोला है, अर्नेस्ट हेमिंगवे को बोला है कि गर्ट्रूड स्टेन ने कि यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन। हेमिंगवे लेटर यूज्ड दिस एज एन एपिग्राफ फॉर हिज नॉवेल द सन ऑल्सो राइजेस। द सन ऑल्सो राइजेस में एपिग्राफ के तौर पे इसको यूज किया है। लॉस्ट का मीनिंग क्या है, द टर्म डिड नॉट मीन मिसिंग, लॉस्ट का मतलब मिसिंग नहीं है, बट रेदर डिसओरिएंटेड एंड वॉन्डरिंग। These writers felt they had lost their moral compass because the traditional values their parents honor, glory and patriotism had been destroyed in the trenches of World War First। यानी इनके पेरेंट्स ने जो भी इनको मतलब एक तरीके से मोरल वैल्यूज सिखाई थी वो सब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में खत्म हो गई, तो अब इनके पास कुछ भी बचा नहीं है, इस वजह से इसको लॉस्ट बोला गया है। द पेरिस हब, many moved to Paris, the left bank, because it was cheap, bohemian and culturally vibrant compared to the dry prohibition era, a conservative United States। तो ये सब कहाँ चले गए थे, पेरिस में रहने के लिए चले गए थे। कोर कैरेक्टरिस्टिक में आपको डिसइल्यूजनमेंट मिलेगा, अ प्रोफाउंड स्केप्टिज्म टुवर्ड्स अथॉरिटी, रिलीजन एंड द अमेरिकन ड्रीम, stoicism and the grace under pressure, especially in Hemingway work, character often face a meaningless word with a silent tough endurance, gender and identity crisis। The war disrupted traditional roles, many work depicted wounded men physically or emotionally and independent new women who struggle to find stable relationships. Decadism as escapism. Characters are often depicted traveling, drinking excessively, and engaging in fleeting romances to distract themselves from internal emptiness। यानी अनदर कामों में वो बिजी रहते थे ताकि वो अपने अंदर के खालीपन को न फेस करें। सिंप्लीफाइड स्टाइल, a reaction against the flowery Victorian prose, what writer like Hemingway pioneered a spare or stripped down style, इसको आइसबर्ग थ्योरी कहते हैं, जिसमें आइसबर्ग में क्या होता है, ये आइस तो ऊपर होती है साथ ही साथ इतनी ही नीचे होती है, यानी कि कुछ गहराई जैसा होता है। तो यहाँ पे आपको लॉस्ट जनरेशन के कुछ राइटर्स उनके वर्क्स को पढ़ लेना है, जैसे कि यहाँ पे अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द सन ऑल्सो राइजेस, द फेयरवेल टू आर्म्स, उसके बाद एफ स्कॉट फिtzgerald, ये भी लॉस्ट जनरेशन के। जैज इज कैप्चर द जैज इज एंड द hollowness of American dream, the great Gatsby and Tender is the night, ये इनके important work हैं। Gertrude Stein another है यहाँ पे, a mentor to group, her home was salon for experimental art and writing। The autobiography of Alice B. Toklas, इनका एक important work है। टी.एस. इलियड यहाँ पे हो जाते हैं लॉस्ट जनरेशन के। तो ब्रिटिश वाइट सिटीजनशिप, हिज पोएट्री डिफाइंड द स्पिरिचुअल वेस्टलैंड ऑफ द एरा, द वेस्टलैंड का इंपॉर्टेंट वर्क है। जॉन डॉस पैसोस used experimental technique to critique the social and political decay of the US। यूएसए ट्रियोलॉजी इन्होंने लिखा है। तो लॉस्ट जनरेशन से आपको पढ़ना है अर्नेस्ट हेमिंगवे को, एफ स्कॉट फिtzgerald, उसके बाद गर्ट्रूड स्टेन, टी.एस. इलियट, जॉन डॉस, इनको याद रखना है। देन अब हम आ जाते हैं पोस्ट वॉर एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखते हैं इस एरा से कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। 1945 से ये स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है। द मूवमेंट 1950 ग्रुप फिलिप लार्किन किंग्सले एमिस दैट रिजेक्ट मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंटेशन इन फेवर ऑफ ट्रेडिशनल एंटी रोमांटिक इंग्लिश पोएट्री। एंग्री यंग मैन, यहाँ पे एंग्री यंग मैन एक मूवमेंट आया था, इसको देख लेते हैं। द एंग्री यंग मैन वर अ ग्रुप ऑफ
predominantly working and middle class British playwright and novelist who emerged after World War II. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये दिखाई पड़े थे, मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे ये ब्रिटिश प्लेराइट एंड नॉवेलिस्ट. दे वर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर बिटर डिसइल्यूजनमेंट विद द ब्रिटिश क्लास सिस्टम. जो ब्रिटिश का क्लास सिस्टम था, द हिपोक्रेसी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड द स्टेट स्टेल ट्रेडिशन ऑफ पोस्ट वॉर सोसाइटी. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इनके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा था, उसी से ये राइटर बिलोंग करते थे. उसके बाद यहाँ पे ओरिजिन एंड द कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. द टर्म द लेबल वाज कॉइन्ड बाय रॉयल कोर्ट थिएटर प्रेस ऑफिसर टू डिस्क्राइब जॉन ऑसबर्न following the 1956 premiere of his play Look Back in Anger. It soon became a catch-all term for any young writer expressing social resentment. जो भी मतलब जब अपनी समाज के लिए क्या उसके साथ चीजें हुई उनको एक्सप्रेस करता था, वो सब इसमें आ जाते थे एंग्री यंग मूवमेंट वाले में. ओके, तो ये जो टर्म है ये क्वाइन किसने किया था? तो रॉयल कोर्ट थिएटर में के प्रेस ऑफिसर ने. जॉन ऑसबॉर्न का 1956 का एक प्रीमियर हो रहा था प्ले का लुक बैक इन एंगर तभी. उसके बाद पोस्ट वॉर फ्रस्ट्रेशन इन्होंने दिखाया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद. Despite the Allied victory in World War II and the creation of the welfare state, these writers felt that Britain remained a rigid class-bound society where true social mobility was a myth. सिर्फ एक सपना रह गया, एक झूठ ही रह गया है. Education gap. Many of these writers were university educated बट फाउंड देमसेल्फ स्टक. यानी कि ये पढ़े लिखे थे फिर भी इनके पास ना ही जॉब थी ना ही कोई अच्छी क्लास स्टेटस थी. इस वजह से कोर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो एंटी हीरो यहाँ पे आपको मिलेगा. देयर प्रोटेगोनिस्ट वर टिपिकली एंग्री यंग मैन, रिबेलियस, सिनिकल एंड ऑफन वर्बली अब्यूसिव, गाली गलौज कर देने वाला, who lashes out at a society they felt had no place for them. एग्जाम्पल जिमी पॉटर एक कैरेक्टर है. Kitchen sink realism. They reject all the well-made plays of the upper class in favor of kitchen sink realism. Setting were often compared drab apartment in industrial northern England. Social and political bitterness. यानी कि समाज और जो राजनीति में उनके साथ उनका कड़वाहट है वो इन्होंने एक्सप्रेस किया. देयर वर टारगेटेड द एस्टैब्लिशमेंट, द चर्च, मोनार्की एंड द पॉलिटिकल एलाइट, वीविंग देम एज अ relics ऑफ अ डेड एम्पायर. रॉ और डायरेक्ट यूज करते थे अनलाइक द पॉलिश प्रोज ऑफ द प्रीवियस जनरेशन. ये बहुत ही एग्रेसिव कलोकियल लैंग्वेज को यूज करते थे. की राइटर्स और उनके वर्क्स देख लेते हैं जो कि एंग्री यंग मूवमेंट से हैं. जॉन ऑसबर्न सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट फिगर हेड. हिज वर्क चेंज द फेस ऑफ ब्रिटिश थिएटर ओवरनाइट. लुक बैक इन एंगर द एंटरटेनर इनके इंपॉर्टेंट प्लेस हैं. किंग्सले एमिस ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद यहाँ पर एलन सिलिटो और उसके बाद नेक्स्ट है जॉन ब्रेन और अर्नॉट वेस्कर, ये इंपॉर्टेंट है. और इसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म आ जाता है. पोस्ट मॉडर्निज्म इज एन एक्सपेरिमेंटल लिटरेरी मूवमेंट दैट emerged आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये आया था एज बोथ a continuation and a reaction against modernism. मॉडर्निज्म के अगेंस्ट था. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन incredulity towards मेटा नैरेटिव्स. यानी सिर्फ एक तरीके से एक कहानी होती थी पहले, अब यहाँ पे बहुत सारे मेटा नैरेटिव में बहुत सारे प्लॉट्स, बहुत सारे स्टोरीज एक साथ चलती रहती थी. आई स्केप्टिसिज्म ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, ग्रैंड आइडियोलॉजी एंड एब्सोल्यूट मीनिंग. मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म और ये सारी चीजें होगी. फिर कोर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. तो मेटाफिक्शन फिक्शन दैट सेल्फ कॉन्शियसली ड्रॉज अटेंशन टू इट्स ओन आर्टिफिशियली और द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इटसेल्फ. मेटाफिक्शन का मतलब होता है कि ऐसा फिक्शन जो मतलब खुद से ही मतलब निकलता चला जाए. ऐसा नहीं कि वहां पे पहले से कोई एक चीज तय कर दी गई वही लिखेंगे. टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम स्टोरी लिख रहे हैं हमारे साथ और भी प्लॉट साथ में चल रहे हैं वो चीज हो जाती है. एग्जाम्पल इंक्लूड एन ऑथर अपियरिंग एज अ कैरेक्टर और अ स्टोरी अबाउट समवन रीडिंग अ बुक. एक यहाँ पर बेसिकली एक कैरेक्टर को दिखा रहे हैं जैसे कि कोई स्टोरी वो पढ़ रहा है, तो यानी उसकी अपनी एक स्टोरी है कि वो पढ़ रहा है, साथ ही साथ वो स्टोरी जो पढ़ रहा है उसकी भी स्टोरी. ये चीज होता है मेटा नैरेटिव. इंटरटेक्सुअलिटी द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग न्यू मीनिंग थ्रू द रिलेशन बिटवीन वन टेक्स्ट एंड अनदर विया allusion, रेफरेंस और
पैस्टिज, तो पैस्टिज का मतलब ही यही होता है कि किसी का हम रेफरेंस लेते हैं यहाँ पर अपनी बात को समझाने के लिए, है ना। तो इंटरटेक्चुअलिटी का मतलब यह है कि हम द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग न्यू मीनिंग, किसी चीज को अपने किसी अनदर वर्क को उसमें शामिल करके हम अपने वर्क की मीनिंग को कन्वे करते हैं। पैस्टिज यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म है। A college style, a collage style blending of disparate genres style mixing science fiction with detective fiction, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है टू क्रिएट अ न्यू नैरेटिव वॉइस। उसके बाद आयरनी एंड प्लेफुल वॉइस को यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद टेम्पोरल डिस्टॉर्शन एंड हाइपर रियलिटी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म में आता है। रिफ्लेक्टिंग अ वर्ल्ड वेयर सिम्युलेशंस मीडिया टेक्नोलॉजी रिप्लेस द रियल, यानी कि कुछ ऐसा क्या होता है, क्रिएटिविटी इसमें ज्यादा होता है, यानी रियल में ये ऐसा है तो हम जब इसको दिखाएंगे तो इतना बड़ा दिखाएंगे, ऐसा ये चीज है। ओके उसके बाद मेजर राइटर्स जो पोस्ट मॉडर्निज्म के हैं, थॉमस पेंचॉन, ग्रेविटीज रेनबो, द क्राइंग ऑफ लॉट 49, ये सब मैंने जब करवाया था पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट कॉलोनियल, तो उसमें ये सारी चीजें मैंने करवाई थी। यहाँ पे आपको की टेक्निक्स जिन्होंने किया है, पैरानोइया, कॉम्प्लेक्स इंटरटेक्चुअलिटी, इंसाइक्लोपेडिक डिटेल। तो थॉमस पेंचन का ये ग्रेविटीज रेनबो और द क्राइंग ऑफ लॉट 49 काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। कर्ट वैनगॉर्ड जो है इनका स्लॉटर्स हाउस 5 और ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन। इसके बाद इटालो काल्विनो, इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर। उसके बाद सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर गोडोट, द अननेमेबल। उसके बाद यहाँ पर व्लादिमीर नाबोको, टेल फायर एदा और एडर। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। उसके बाद डेविड फॉस्टर, इन्फिनाइट जेस्ट, द पेल किंग, ये इंपॉर्टेंट राइटर हो जाते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के। theoretical roots अगर देख लें, the movement is heavily influenced by French पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फिलोसफर है फ्रेंच के, उनसे ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। जीन फ्रैंकोस लियोटार्ड जो है डिफाइंड द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन एज अ रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स का एक तरीके से रिजेक्शन है। जैक्वेस डिरिडा डेवलप दी कंस्ट्रक्शन थ्योरी इन्होंने दी थी, ए मेथड फॉर एक्सपोजिंग द इनहेरेंट कंट्राडिक्शन इन अ टेक्स्ट मीनिंग। जीन बॉड्रिलार्ड एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमुलैक्रा एंड हाइपर रियलिटी। सिमुलैक्रा एंड हाइपर रियलिटी का कॉन्सेप्ट इनसे निकल के आया है, जीन बॉड्रिलार्ड से। उसके बाद माइकल फोकॉल्ट, ये इन्वेस्टिगेट हाउ पावर स्ट्रक्चर डिक्टेट व्हाट सोसाइटी एक्सेप्ट एज नॉलेज और ट्रूथ। उसके बाद यानी कि जो नॉलेज या ट्रूथ है वो कौन ये तय करता है, तो जिसके पास पावर होती है। अब कन्फेशनल पोएट्री आ जाइए, ये 1950 से लेके 60s के टाइम पीरियड का है। वाज अ मेजर मूवमेंट इन 20th सेंचुरी American and British poetry that emerged as a reaction against the detached, impersonal style of modernists like T.S. Eliot. Prioritized that the I, यानी ये जैसा फील करना, अपनी पर्सनल फीलिंग को ऐसे एक्सप्रेस करना जिसमें कोई भी संकोच ना हो, सारे टैबू को तोड़ना, जैसे कि अपनी मेंटल इलनेस को सबके सामने कह देना, अपने ट्रॉमा के बारे में सबसे बात करना, खुल के कन्फेस करना, बेसिकली अपनी सेक्सुअलिटी, अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना, तो ये बेसिकली कन्फेस होता है। और कोर कैरेक्टरिस्टिक या ये ऑटोबायोग्राफिकल टोन में होते हैं। यहाँ पे आई यानी कि खुद को एक्सप्रेस किया जाता है। टैबू सब्जेक्ट मैटर जैसा कि मैंने बताया, डिप्रेशन, सुसाइड, अल्कोहलिज्म और डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्स, सेक्सुअल आइडेंटिटी, ये सब यहाँ पर एक्सप्रेस किए जाते हैं। पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप कैसा है आपका अपने पेरेंट्स के साथ, अपना कोई ट्रॉमा है वो एक्सप्रेस करते हैं। साइकोलॉजिकल डेप्थ होती है, हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइज ऑफ साइको एनालिसिस। उसके बाद मेटिकुलस craftsmanship, despite the raw nature of the content, the poetry was highly structured. Okay. तो यहाँ पे द वल्नरेबल पोएट, हाँ इसके बाद आ जाएगा द वल्नरेबल पोएट, द मूवमेंट स्ट्रिप्ड अवे द पोएट्स मास्क ऑफ अथॉरिटी, प्रेजेंटिंग द राइटर एज फ्रेजाइल, सफरिंग एंड डीपली ह्यूमन। मेजर जो यहाँ पे फिगर आपको मिलेंगे वो रॉबर्ट लॉवेल, कन्फेशनल पोएट्री के अंदर द फाउंडर ऑफ द मूवमेंट, हिज 1959 बुक लाइफ स्टडीज शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम द यूनिवर्सल टू पर्सनल। सिल्विया प्लाथ काफी इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट आइकॉनिक फिगर, यूज वायलेंट ब्रिलियंट इमेजरी टू डिपिक्ट हर स्ट्रगल विद डिप्रेशन एंड हर रिलेशनशिप विद हर फादर, जैसे एरियल, डैडी, लेडी लेजारस, उनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। एंड सेक्सटन,
Anne Sexton, known for her radical honesty about female experience, including menstruation, abortion, and mental breakdown. The Bedlam and Part Away, Back or Live or Die. उसके बाद Live or Die. जॉन बेरीमैन, ये अनदर यहाँ पे ये अनदर यहाँ पे कन्फेशनल से रिलेटेड है. क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ ड्रीम सॉन्ग दैट यूज अ फ्रेगमेंटेड जिटरी स्टाइल टू एक्सप्लोर हिज ग्रीफ एंड एडिक्शन. द ड्रीम सॉन्ग. W.D. Snodgrass. His book Heart's Needle 1959 won the Pulitzer Prize and helped legitimize the movement. Heart's Needle इनका important work है W.D. Snodgrass का. हिस्ट्री एंड क्रिटिसिज्म देख लेते हैं. तो लेबल जिसको मिला था टर्म कन्फेशनल वाज कॉइन्ड बाय क्रिटिक एमएल रोसेंथाल इन 1959. Review of Robert Lowell's work, he used it to describe how Lowell's poetry felt like a confession of sin or private shame. Blacklist यानी कि some critics and even the poet themselves criticize the movement for being self indulgent, यानी सिर्फ खुद पे ही फोकस होने, ओवर शेयरिंग, यानी कि खुद से इतना ज्यादा शेयर करने की जरूरत नहीं होती है. उसके बाद हम यहाँ पे मूवमेंट से रिलेटेड, लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे जिससे आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाए. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हिच ग्रुप ऑफ प्लेराइट इज क्रेडिटेड विद परफेक्टिंग द इंग्लिश स्टेज जस्ट बिफोर शेक्सपियर. तो शेक्सपियर के बेसिकली पहले जो है किसने, शेक्सपियर से पहले किसने इंग्लिश स्टेज को परफेक्ट करने का काम किया है, किस ग्रुप ऑफ प्ले राइट ने? मेटाफिजिकल पोएट्स, द यूनिवर्सिटी विट्स, द एंग्री यंग मैन और या फिर द लेक पोएट्स. अभी मैंने आगे पढ़ाया है तो सही आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट हो जाएगा. अब आप हमको बताइएगा जो ग्रीन है उन्होंने किस पैम्पलेट में शेक्सपियर को आप स्टार्ट को बोला है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which poetic movement is famous for using conceit, elaborate and surprising metaphors. का यूज conceit किस में आता है, रोमांटिज्म में, इमेजिज्म में, मेटाफिजिकल पोएट्री में या फिर कैवेलियर पोएट्री में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा. अब आप जितने भी मैंने कैवेलियर पोएट, अभी मेटाफिजिकल पोएट पढ़ाए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा लिस्ट बना के, है ना, थोड़ा सा आप खुद पे ऐसे रिवीजन आपका अच्छा होगा. नेक्स्ट देखेंगे, द स्लोगन कार्व्ड इन सेज द डे इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ग्रुप. किस ग्रुप से एसोसिएटेड है कार्व्ड इन? कार्व्ड इन यानी सेज द, यानी जो आपके पास प्रेजेंट में है उसको एंजॉय करो इससे पहले वो खत्म हो जाए. द ऑगस्टन्स, द प्री राफेलाइट्स, द कैवेलियर पोएट या फिर द बीट जनरेशन. तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, कैवेलियर पोएट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलेक्जेंडर पोप एंड जोनाथन स्विफ्ट आर द प्राइमरी फिगर्स ऑफ विच मूवमेंट. किस मूवमेंट से बिलोंग करते हैं अलेक्जेंडर पोप एंड जोनाथन स्विफ्ट? ये द ऑगस्टन या फिर रोमांटिज्म, एस्थेटिज्म या फिर मॉडर्निज्म? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑगस्टन से ये बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट वाज अ रिएक्शन against the industrial revolution and emphasize the spontaneous overflow of powerful feeling. तो इस डिफिनेशन से ही आप जान गए, और बेसिकली ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अगेंस्ट ये मूवमेंट था. तो रियलिज्म, रोमांटिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और न्यू क्लासिज्म. तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोमांटिज्म यहाँ पे राइट हो जाएगा. इंडस्ट्रियल लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, अर्बन टू यहाँ पे रूरल टू अर्बन मूव हो रहे थे, रूरल टू अर्बन मूव हो रहे थे, यानी कि गांव से लोग शहर की तरफ जा रहे थे. फिर रोमांटिज्म आया तो हमने क्या किया, जो रूरल जो ब्यूटी है उसको इन्होंने ग्लोरीफाई करने का काम किया है. हु वर द थ्री कोर मेंबर ऑफ द लेक पोएट्स? कौन से लेक पोएट्स हैं? बायरन, शैली एंड कीट्स, डॉन डन या फिर हर्बर्ट एंड मार्वेल, वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज एंड साउदी, रोसेटी, मिलेस एंड या फिर हंट? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज एंड साउदी. ये क्या है, लेक पोएट्स हैं. डन, हर्बर्ट एंड मार्वेल ये आपको वहां मेटाफिजिकल में मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको जो रोसेटी और मिलेस एंड हंट है ये यहाँ पे प्री राफेलाइट यहाँ से मिलेंगे आपको. और बायरन, शैली एंड कीट्स ये आपको यहाँ पे सेकेंड जनरेशन है रोमांटिक पीरियड की, सेकेंड जनरेशन. ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं.
Which genre is characterized by crumbling castles, supernatural events and an atmosphere of terror? तो यहाँ पर बेसिकली क्रम्बलिंग कैसल यानी कि जो पुराने महल हो, सुपरनैचुरल इवेंट्स को इंक्लूड किया जाता है और बेसिकली एक एटमॉस्फेयर डरावना जैसा होता है, किसमें होता है कि का रेस्क्यू में गोथिक फिक्शन, नेचुरलिज्म या फिर किचन सिंक रियलिज्म। सही आंसर हो जाएगा गोथिक गोथिक फिक्शन, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड wanted to return to the style of art and literature from before which historical figure? किस हिस्टोरिकल फिगर के पहले की आर्ट एंड कल्चर को ये एक तरीके से इमिटेट करते थे? किंग अर्थर या फिर शेक्सपियर, राफेल या फिर माइकल एंजेलो? तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, राफेल। Which movement has sought to portray the actual life of the middle and lower classes without idealization? यानी कि ये मूवमेंट जो था ये एक्चुअल लाइफ को प्रेजेंट करता था मिडिल क्लास की और लोअर क्लास के लोगों की। एस्थेटिज्म, रोमांटिज्म, रियलिज्म या फिर ट्रांसेंडेंटलिज्म? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे रियलिज्म, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट फॉर आर्ट सेक इज द डेफिनेशन डिफाइनिंग मैनिफेस्टो ऑफ विच मूवमेंट? आर्ट फॉर आर्ट सेक किसमें आता है? एस्थेटिज्म में, इमेजिज्म में या फिर द लॉस्ट जनरेशन या फिर द मूवमेंट? सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे एस्थेटिज्म, ए ऑप्शन हमारा राइट है कि आर्ट जैसा है उसको आर्ट की तरह ही देखना है, उसमें कोई नियो क्लासिकल लोग जैसे सोचते थे कि आर्ट का मतलब सिर्फ आर्ट नहीं होता, उसका मतलब होता है कुछ मैसेज कन्वे करना, तो ऐसा नहीं, आर्ट का मतलब सिर्फ आर्ट होता है, ये एस्थेटिक लोग कहते थे। Which 20th century movement use stream of consciousness and fragmentation to reflect broken world? ऑगस्टन एज, मॉडर्निज्म, कैवलियर पोएट्री, द यूनिवर्सिटी बिट्स? तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, मॉडर्निज्म यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एजरा पाउंड इज कमांड टू मेक इट न्यू एंड हिज फोकस ऑन डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द थिंग, यानी जो जैसी चीज दिख रही है उसको वैसा ही दिखाना, उसमें कोई भी मेटाफर का यूज नहीं करना है। डिफाइन द सब मूवमेंट, तो इस मूवमेंट को आपको बताना है। Vajra Pound's command to make it new and his focus on direct treatment of the thing. Define which sub movement, इसके अंदर कौन सा सब मूवमेंट आएगा? सिंबोलिज्म, कन्फेशनल पोएट्री, इमेजिज्म या फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म? तो सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, इमेजिज्म, और ये हमारे मॉडर्निज्म से बिलोंग करती है एजरा पाउंड, मॉडर्निज्म, और इसी का सब मूवमेंट है इमेजिज्म। नेक्स्ट देखेंगे which group consisted of disillusioned expatriate writer living in Paris after World War First? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ये अमेरिका छोड़ के पेरिस में जाके रहने लगे थे। इन प्ले राइट्स को या राइटर्स को क्या बोलते हैं? द एंग्री यंग मैन, द लॉस्ट जनरेशन, द ब्लूम्सबरी ग्रुप या फिर द लेक पोएट्स? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 13 का आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा, द लॉस्ट जनरेशन। तो यहाँ पे एक नया टर्म आपको दिख रहा होगा, ब्लूम्सबरी ग्रुप। ये ब्लूम्सबरी एक जगह है लंदन में, ब्लूम्सबरी एक प्लेस है लंदन के अंदर। तो 20th सेंचुरी में ये एक तरीके से ग्रुप था, 20th सेंचुरी में बना था। इसमें वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर ये सब थे। तो बेसिकली ये आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स का एक तरीके से ग्रुप था और ये डिस्कस करते थे अपने आइडियाज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जॉन ऑसबर्न द ऑसबर्न्स प्ले लुक बैक इन एंगर गेव राइज टू विच मूवमेंट? इनका जो ये प्ले था लुक बैक इन एंगर, इससे किस मूवमेंट को राइज मिला था? द एंग्री यंग मैन या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म, द मूवमेंट या फिर द कैवेलियर पोएट्स? तो सही आंसर हमारा 14 का हो जाएगा, ये आंसर राइट हो जाएगा, द एंग्री यंग मैन। नेक्स्ट देखेंगे which movement is characterized by metafiction, irony and the rejection of grand narratives? ये बेसिकली किस मूवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें मेटाफिक्शन आपको मिलेगा, आयरनी एंड द रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स? रियलिज्म, रोमांटिज्म या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म या फिर द इनलाइटनमेंट? तो सही आंसर 15 का हमारा हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा, पोस्ट मॉडर्निज्म। Sylvia Plath and Anne Sexton are key figures in which movement? इमेजिज्म, कन्फेशनल पोएट्री, गोथिक फिक्शन या फिर द लेक पोएट्स? तो भी आंसर राइट हो जाएगा, कन्फेशनल पोएट्री। द किचन सिंक रियलिज्म इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच ग्रुप? किचन सिंक रियलिज्म जो है किससे एसोसिएटेड है? द प्री राफेलाइट, द एंग्री यंग मैन, द ऑगस्टिन या फिर द मेटाफिजिकल पोएट्स? तो सही आंसर हो जाएगा द एंग्री यंग मैन, इनसे एसोसिएटेड है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
Which movement focus on the sublime, the feeling of awe and terror inspired by nature? तो ये sublime जो है ये किससे रिलेटेड है? न्यू क्लासिज्म, मॉडर्निज्म या फिर यहाँ पे रोमांटिज्म या फिर एस्थेटिज्म? तो सही आंसर हमारा यहाँ पे रोमांटिज्म, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डज द टर्म मेटाफिक्शन रेफर्स टू? मेटाफिक्शन का क्या मतलब होता है? पोएट्री रिटन अबाउट नेचर, fiction that self-consciously refers to its own status as a story with a supernatural ending, a biography of a famous author? तो सही आंसर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। fiction that self-consciously refer to its own status as a story। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which critic coined the term metaphysical poets in the 18th century? मेटाफिजिकल जो पोएट है ये टर्म किसने कॉइन किया था? टी.एस. इलियट, सैमुअल जॉनसन, जॉर्ज सेंसबरी या फिर जॉन रस्किन? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सैमुअल जॉनसन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जॉर्ज सेंसबरी जो है ये यूनिवर्सिटी विट्स जो है ये टर्म इन्होंने कॉइन किया है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको आंसर की मिल जाएगी जब आप टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे लिख देती हूँ @फ्रेंडली प्रोफेसर स्टडी सर्कल ये मेरे चैनल का नाम है। अगर आप ये चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ से सारे आंसर्स अपने मैच करके आप रिवीजन कर सकते हैं और ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंग्लिश लिटरेचर मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी आपको क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए दे दी जाती है एग्जाम में, तो आपको ओल्ड इंग्लिश सबसे पहले, जिसमें एंग्लो सेक्शन आएगा 1450 से लेके 166 तक। ब्यूवुल्फ इसकी इंपॉर्टेंट एक तरीके से एपिक है, पोयम है। मेजर राइटर्स में आपको कैडमंड एंड वेड को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे मिडिल इंग्लिश, जिसको मिडिवल इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं, 1066 से लेके 1500 तक। एमर्ज आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब हुआ था 1066 में, उसके बाद ये मूवमेंट आया था। और यहाँ पर आपको जॉफ्री चौसर का कैंटरबरी टेल्स एंड विलियम लैंगलैंड ये सब इंपॉर्टेंट कोट्स मिलने वाले हैं। फिर रिनेसा आ जाएगा यहाँ पे, एलिजाबेथन एज भी इसको बोलते हैं, 1500 से लेके 1660 तक ये गोल्डन एज मानी जाती है। इसमें आपको विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मॉलर एंड एडमंड स्पेंसर, यूनिवर्सिटी विट्स ये सब आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। फिर आ जाएगा नियो क्लासिकल पीरियड, 1660 से लेके 1798 तक रहा, नोन एज द एज ऑफ रीजन, फोकस्ड ऑन द लॉजिक, स्ट्रक्चर एंड सटायर, इंक्लूड द रेस्टोरेशन इसमें आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑगस्टन एज जो कि पोप और स्विफ्ट इसमें इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। एज ऑफ सेंसिबिलिटी में आपको जॉनसन मिल जाएंगे। तो ये तीनों यहाँ पर आ जाती है, रेस्टोरेशन, ऑगस्टन एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये तीनों आपको न्यू क्लासिकल के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट आपको मिलेगा रोमांटिक पीरियड जो कि 1798 से लेके 1837 तक रहा, रेबेलियन अगेंस्ट लॉजिक इन फेवर ऑफ नेचर, यानी कि ये न्यू क्लासिकल के अगेंस्ट मूवमेंट था। देन उसके बाद यहाँ पर आपको वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, कीट्स एंड शैली मिलेंगे। देन उसके बाद विक्टोरियन पीरियड आ जाता है जो कि 1837 से लेके 1901 तक रहा। इसमें कहीं कहीं पे आपको वेरिएशन मिलेगा बट हम इसको मान के चलते हैं। considered with the reign of the Queen Victoria, characterized by the rise of the novel। यहाँ पे नॉवेल सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको विक्टोरियन पीरियड में। एंड सोशल क्रिटिक फीचर्स चार्ल्स डिकेंस, द ब्रॉन्टे सिस्टर एंड थॉमस आरडी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। देन उसके बाद मॉडर्न पीरियड आ जाएगा, 1901 से लेके 1945 तक रहा, फोकस ऑन फ्रेगमेंटेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स। की फिगर्स इंक्लूड टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट राइटर्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद कंटेम्परेरी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म आएगा, 1945 से लेके अभी तक का ये मूवमेंट चल रहा है। Characterized by irony, identity politics, and multicultural voices, notable authors include Samuel Beckett, Salman Rushdie, and J.D. Smith। यहाँ पे important writer मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सब एजेस भी इसके अंदर हैं जो कि अभी मैंने पढ़ाया भी है। इसके अंदर सब एजेस आपको एलिजाबेथन एज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हाइट ऑफ रिनेसा यहाँ पर हुई थी, जैकोबियन एज 1603 से 1625। जब आप रिनेसा पढ़ेंगे तब उसी के अंदर आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। अर्ली स्टुअर्ट पीरियड नोन फॉर सोफिस्टिकेटेड एंड डार्कर ड्रामा। फिर कैरोलिन एज आएगी जो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट में ये एज आई थी।
उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड आएगा, प्यूरिटन रूल हुआ है यहाँ पे, और कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलिटिकल प्रोस रेदर देन ड्रामा, ड्रामा वगैरह यहाँ पर कॉमनवेल्थ पीरियड में बैन कर दिए गए थे। देन उसके बाद रेस्टोरेशन, यानी कि मोनार्की फिर से रिस्टोर हो जाती है, रिटर्न ऑफ मोनार्की, राइज ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। देन उसके बाद एडवर्डियन और जॉर्जोरियन जॉर्जियन एरा आई थी, ट्रांजिशन एंड मॉडर्निस्ट, फोकस ऑन द सोशल इंजस्टिस एंड रूरल सब्जेक्ट्स मैटर। तो ये कुछ मैंने अनदर यहाँ पे आपको की फैक्ट्स और एजेस से रिलेटेड क्रोनोलॉजी करवा दी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ऐसे ही पढ़ते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।